गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हमारा जो चैप्टर है प्लांट किंगडम चल रहा था, रनिंग चैप्टर है, और उस चैप्टर में हम लोगों ने ग्रीन एल्गी को कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी कंप्लीट किया था हम लोगों ने। ग्रीन एल्गी के बाद जैसा कि हम लोग देखे थे कि एल्गी के 3 टाइप्स हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। आज हम लोग ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए, पहले हमारा आज का हेडिंग होगा ब्राउन एल्गी। Today our heading is brown algae. ब्राउन एल्गी, जैसे ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी कहते हैं, उसी तरह ब्राउन एल्गी को हम लोग फियोफाइसी कहते हैं। यानी फ्यूकोजैंथीन इसमें होता है, इसीलिए इसको हम लोग फियोफाइसी या फियोफाइटा। ओके, देखिए वहां पर आप लोगों ने देखा था कि ग्रीन एल्गी के 7000 स्पीसीज हैं। उसी तरह जैसे वहां पर ग्रीन एल्गी टोटल उसके उस ग्रुप के अंदर में, यानी क्लोरोफाइसी के ग्रुप के अंदर में 7000 हैं, उसी तरह यहां पर इस ग्रुप के अंदर में से 2000 स्पीसीज इंक्लूड होंगे। यानी इस ग्रुप के अंदर में टोटल 2000 लिविंग स्पीसीज इंक्लूड है, यानी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका डेटा है हमारे पास। तो वैसे वैसे टोटल 2000 स्पीसीज जो ब्राउन एल्गी की तरह हैं, तो उसको ब्राउन एल्गी में हम लोग रखा है, तो वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ब्राउन एल्गी की अगर हम लोग बात करें, यानी जैसे कि हम लोग हर बार बात कर रहे थे सिंपल में याद रखने के लिए क्या, तो HBNREC। ओके, हैबिटेट, प्लांट बॉडी यानी बॉडी के बारे में, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और कॉमन एग्जांपल। इसी तरह से ये हम लोगों ने शॉर्ट में लिख लिया था HBNREC। HBN रेक इसको बोलते हैं, REC से रेक। ओके, तो हैबिटेट, एज का मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, हैबिटेट के बारे में। ओके, तो ऐसे ऐसे करके लिखाने की जरूरत नहीं है, हैबिटेट या बॉडी पॉइंट वाइज करके इसकी चीजों को हम लोग लिखते चलेंगे। ओके, हैबिटेट में अगर हम लोग बात करें तो मेजोरिटी जो है वो ब्राउन एल्गी का वह मैरीन होते हैं। मोस्टली ब्राउन एल्गी या मैरीन। मेजोरिटी या मोस्टली आर मैरीन, यानी ज्यादातर ये मैरीन समुद्र में रहता है। फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी कम मिलते हैं, फ्रेश वाटर में ज्यादातर क्लोरोफाइसिन मिलते हैं, यानी ग्रीन एल्गी। और बाकी ये जो है वो मोस्टली क्या होता है, वो मैरीन वाटर में मिलता है हमें। ओके, अब इसके यानी जो प्लांट बॉडी है, तो यह यूनिसेलुलर फॉर्म इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी इसमें लिखेंगे हम लोग यूनिसेलुलर फॉर्म्स इज एब्सेंट। तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म में नहीं होता है, तो यह फिलामेंटस फॉर्म में मिलेगा और पैरेन्काइमेटस फॉर्म में मिलेगा। फिलामेंटस फॉर्म हमें लोअर एल्गी में मिलता है, और पैरेन्काइमेटस जो हायर होते हैं ब्राउन एल्गी के, उसमें हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए इसमें कहते हैं हम लोग, ये जो इसके फॉर्म है, यानी जो प्लांट बॉडी है इसका, जैसे यूनिसेलुलर फॉर्म क्या है, एब्सेंट है, तो उसी तरह जो इसका बॉडी यानी ब्रांच फिलामेंटस, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच फिलामेंटस। ब्रांच और फिलामेंटस का मतलब समझते हैं। बॉडी जो होंगे, मान लो कि इस तरह से ये जो बॉडी है इसका, ये ब्रांच में बटा होगा। ओके, 1 2 3 4 इस तरह से ब्रांच में बटा हुआ है, और इसमें फिलामेंट के रूप में भी होंगे। एक ये हो गया, तो दूसरा ये इस तरह से आ जाएगा, दूसरा ये फिलामेंट हो गया। तो इस तरह से बॉडी जो होंगे वो ब्रांच और फिलामेंटस होंगे, उसी को कहते हैं हम लोग ब्रांच एंड फिलामेंटस फॉर्म। ओके, तो ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर इन लोअर फॉर्म्स। इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, ये सब ब्राउन एल्गी के नाम हैं। एक्टो
कार्पस। और उसी तरह बेटा जो होता है वह सेकंड में पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स इन हायर, और जो पैरेन्काइमेटस फॉर्म इन हायर की पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और ये सब जो है वो टिश्यू के नाम है। किसमें हम लोग पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे। तो पैरेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जैसा मिलता जुलता इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग पैरेन्काइमेटस। ठीक है, तो पैरेन्काइमेटस फॉर्म इन हायर एल्गी या, और इसके एग्जांपल है सर्गैसम, फ्यूकस, सर्गैसम, फ्यूकस और लैमिनेरिया। ओके, तो एक तो ब्रांच और फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिला और दूसरा पैरेन्काइमेटस फॉर्म में मिला हमें। ठीक है, अब ये जो एल्गी होते हैं, कुछ एल्गी की लंबाई बहुत बड़ी होती है, 40 से 100 मीटर तक लंबे होते हैं, और वैसे लार्ज एल्गी को हम लोग केल्प कहते हैं। तो सम ब्राउन एल्गी आर वेरी लॉन्ग या वेरी लार्ज। ठीक है, और वैसे ब्राउन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंट एल्गी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इट इज लार्जेस्ट एल्गी, लार्जेस्ट एल्गी क्योंकि ये सबसे लंबा होता है उसको केल्प कहते हैं। सम एल्गी आर वेरी लॉन्ग which is called giant algae and also called, और उसी को क्या कहते हैं मतलब जो सबसे लंबा है या जो सबसे बड़ा, तो एक तो नाम क्या दिए? giant algae and also called kelp। केल्प से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जांपल है मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस का साइज जो होता है वो 40 से 100 मीटर तक लॉन्ग होता है, और दूसरा नेरियोसिस्टिस होता है, नेरियो CYSTIS, नेरियोसिस्टिस। तो नेरियोसिस्टिस की लेंथ कितनी होती है? तो वह 20 से 40 मीटर तक लंबा होता है। एक यहाँ पर 40 से 100 मीटर और दूसरा 20 से 40 मीटर तक लॉन्ग होता है, तो उसको कहते हैं नेरियोसिस्टिस या मैक्रोसिस्टिस। तो नेरियोसिस्टिस एंड मैक्रोसिस्टिस ही केल्प कहलाते हैं। तो आपको बुक में दे देगा केल्प। केल्प का मतलब ही समझो मैक्रोसिस्टिस या नेरियोसिस्टिस, जो जिनकी लंबाई काफी बड़ी होती है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको आगे जाकर के कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर ये केल्प कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब इसके जो प्लांट बॉडी होते हैं, प्लांट बॉडी किसके? ब्राउन एल्गी के, वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होते हैं। एक होता है होल्ड फास्ट, एक को बोलते हैं हम लोग होल्ड फास्ट, सेकेंड को स्टाइल, और थर्ड वन को लैमिना या इसी को कहते हैं फ्रॉन्ड। एक्चुअल में बेटा जो होल्ड फास्ट होता है वह रूट के जैसा होता है, रूट के जैसा काम करता है एब्जॉर्प्शन में। तो ये लाइक रूट है नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि एल्गी का प्लांट बॉडी थैलस लाइक होता है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो यहाँ पर रूट, स्टेम, लीफ नहीं होगा, लेकिन जो इसके प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। एक का नाम दिए हैं होल्ड फास्ट, दूसरे का नाम दिए हैं स्टाइप, और तीसरे का नाम दिए हैं लैमिना या इसी को ब्रैकेट में फ्रॉन्ड। तो जो होल्ड फास्ट है वह रूट के जैसा है, स्टाइप जो है वह थोड़ा स्टेम के जैसा है, और लैमिना जो है वह लीफ के जैसा है। क्यों? क्योंकि लैमिना ही जो है वह फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक करने का मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा वो, जिसके वजह से एक लीफ का
का क्या फीचर्स होते हैं? एक लीफ का फीचर्स होता है फोटोसिंथेसिस करने का, उसी तरह से जो लैमिना है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए यह लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है। और बाकी ये दोनों पार्ट एक रूट के जैसा और एक स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर है। जैसा है ना कि है वो, एक उसके जैसा मिलता जुलता होना, मान लो किसी का फेस मेरे जैसा है और एक कंप्लीट मैं हूं, दोनों में दो अलग अलग चीजें हैं, तो मेरे जैसा हल्का फुल्का उसके जैसा मिलता है स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको 3 पार्ट में इस तरह से हम लोगों ने बांटा है। ओके, अब इसको देखिए, उसके बाद में इसके सेल वॉल को देखो। सेल वॉल तो आप जानते ही हो कि जैसे क्लोरोफाइसी में, तो क्लोरोफाइसी का सेल वॉल कैसा था? क्लोरोफाइसी का सेल वॉल बेटा वो सेलुलोज का और पेक्टिन का बना हुआ था। सेलुलोज यहां भी होगा और सेलुलोज के साथ साथ इसमें वो फाइकोक्लोराइड होंगे। फाइकोक्लोराइड क्या है? एक नॉन सल्फेट ब्राउन कंपोनेंट होता है इसमें खास करके, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अब इस बॉडी में ही हम लोग चल रहे हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किसका है? सेलुलोज का बना हुआ है एंड फाइकोक्लोराइड। ये फाइकोक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभी हम लोग रेड एल्गी में आएंगे तो वहां भी फाइकोक्लोराइड को देखेंगे। तो फाइकोक्लोराइड पर इतना समझो कि एल्गी के सेल वॉल में, एल्गी जिस सेल से बना है उसके सेल वॉल में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग फाइकोक्लोराइड कहते हैं। फाइकोक्लोराइड जो है वो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब हो गया है क्या? सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, सैक्रिन का मतलब शुगर। तो आपको बायोमोलिक्यूल में मैंने ये सब पढ़ाया है, तो थोड़ा सा वहां पे भी आप रिवीजन करके ध्यान देंगे इन सब बातों को। तो यहाँ पर ये जो है वह सेलुलोज एंड फाइकोक्लोराइड से मिलकर के बना हुआ है। अब आप सोचेंगे फाइकोक्लोराइड, तो फाइकोक्लोराइड जो है वह एक कंपोनेंट है और इस फाइकोक्लोराइड में फ्यूकोडीन या एल्जीनिक एसिड ये सब मिले होते हैं। ओके, तो फाइकोक्लोराइड आर डी। फाइकोक्लोराइड इज नॉन सल्फेट इन ब्राउन एल्गी। अब यहां पर ये सेंटेंस लिखने का मतलब कि फाइकोक्लोराइड तो सेल वॉल में होता है। फाइकोक्लोराइड क्या है? एक म्यूकोपॉली यानी कार्बोहाइड्रेट वाला एक कंपोनेंट है, कंपाउंड है। और ये कंपाउंड में सल्फेट नहीं होता है किसमें? इन ब्राउन एल्गी, यानी कि रेड एल्गी में अलग फाइकोक्लोराइड है और यहां पर अलग है, वहां भी फाइकोक्लोराइड आएगा। बट डिफरेंस यहां पर कि जो ब्राउन एल्गी का फाइकोक्लोराइड है वह नॉन सल्फेट होता है एंड कॉमन आर एल्जीनिक एसिड, ये हुआ एक फाइकोक्लोराइड का नाम। एल्जीनिक एसिड, फ्यूसिन, ठीक है, ये सब फाइकोक्लोराइड। अब यानी एल्जीनिक एसिड जैसे सेलुलोज उसके सेल वॉल में होता है, उसी तरह एल्जीनिक एसिड भी उसके सेल वॉल में होता है। बस सेलुलोज एक अलग कंपोनेंट हुआ और एल्जीनिक एसिड, फ्यूसिन ये सब जो है वो फाइकोक्लोराइड के नाम हुए। तो वो सब मिलाकर के फाइकोक्लोराइड कहलाते हैं। किसी एक कंपोनेंट का फाइकोक्लोराइड नाम नहीं है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, एंड तो फ्यूसिन और फ्यूकोडीन, तो कॉमन आर एल्जीनिक एसिड, फ्यूसिन एंड फ्यूकोडीन। तो ये एल्जीनिक एसिड, फ्यूसिन और फ्यूकोडीन ये सब मिला करके कहलाते हैं फाइकोक्लोराइड। और ब्राउन एल्गी का जो फाइकोक्लोराइड होता है वो नॉन सल्फेट होता है। ओके, अब ये फाइकोक्लोराइड काम क्या करते हैं? फाइकोक्लोराइड प्रोटेक्ट करते हैं एल्गी को। फाइकोक्लोराइड प्रोटेक्ट एल्गी फ्रॉम फ्रीजिंग, यानी जब समुद्र का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है तो उस पीरियड में उसको फ्रीज होने से यानी जमने से बचाने का काम करता है। फ्रॉम फ्रीजिंग इन लो
टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में फ्रीज होने से बचाएगा। साथ ही साथ डैमेज फ्रॉम रॉक, डैमेज फ्रॉम रॉक का कहने का मतलब कि जब धारा के साथ पानी बहेगी और जाकर के किनारे पे या किसी चट्टान से जब टकराती है तो उस समुद्र के पानी में जो एलगी होगा तो रॉक से टकराने के बाद उसे डैमेज होने से बचाएगा। तो डैमेज फ्रॉम रॉक इन हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर में भी उसे बचाएगा। लो टाइड, हाई टाइड, ये जो भी आते हैं उन सब चीज में उस एलगी को बचाने का काम कौन, फाइटोक्लोराइड ही करता है बेटा। तो फाइटोक्लोराइड के एक दो फंक्शन नहीं है, वो जितने भी तरह के प्रोटेक्शन होते हैं वो सारा चीज, डेसिकेशन भी एक टर्म आता है, तो उन सारे चीजों में वो फाइटोक्लोराइड जो है वो बचाने का काम करता है। अब हम लोग ए से देख लिए, बी देख लिए, अब एन से रिलेटेड बातों को देखेंगे, ठीक है। तो एन से रिलेटेड यानी कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अगर कहीं पर, चूंकि एल्गी है तो एल्गी फोटोसिंथेटिक है, प्लांट में है तो फोटोसिंथेटिक, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसमें कोई ना कोई पिगमेंट होगा, थैलाकॉइड होंगे, तो पिगमेंट ऑर्गेनेल या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल जो है, पिगमेंट ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, पिगमेंट ऑर्गेनेल का मतलब जो आप सेल पढ़े थे और इस सेल में आपको आया था ये इस तरह से, क्या आया था, मान लो इस तरह से दिखा दी हमने क्लोरोप्लास्ट। तो जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल बना होगा इस तरह से, तो आपको इस तरह से बना करके दिखाया गया होगा, क्लोरोप्लास्ट को इस तरह से क्लोरोप्लास्ट बना करके दिखाया गया होगा। दिस इज कॉल्ड अ स्टैक ऑफ पॉइंट, और दो, एक सिंगल वाले को थैलाकॉइड और पूरे ग्रुप को ग्रैनम, इसको ग्रैनम और एक के बाद एक को थैलाकॉइड, ऐसे बहुत सारे थैलाकॉइड आपस में जुड़कर कहलाते हैं ग्रैनम, और दो ग्रैनम को जोड़ने वाला जो होता है उसको कहते हैं लैमिना या लैमिली, तो थैलाकॉइड लैमिली इसको कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है वह आपको बता दिए थे हम कि एल्गी में, एल्गी के स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि एल्गी में ग्रैनम नहीं होता है, यानी बहुत सारे थैलाकॉइड आपस में जुड़ करके एक ग्रैनम जो बनाते हैं वैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा इसमें, यानी 2 से 3 या 2 से 4 इस तरह के जो थैलाकॉइड होते हैं, और वो भी लैमिनी फॉर्म में ज्यादातर देखने को हमें मिलता है। तो वही चीज ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो थैलाकॉइड यहाँ पर 3 थैलाकॉइड लैमिली होते हैं, तो पिगमेंट ऑर्गेनेल्स और क्रोमैटोफोर, क्रोमा वर्ड लगाते हैं हम लोग कलरफुल के लिए, तो क्रोमैटोफोर यानी पिगमेंट रखने वाला ऑर्गेनेल्स, उसको कहते हैं क्रोमैटोफोर, इसीलिए पिगमेंट ऑर्गेनेल्स या क्रोमैटोफोर हैव 3 थैलाकॉइड लैमेली, 3 थैलाकॉइड लैमेली। अब अगर इसमें हम लोग पिगमेंट की बात करें कि इस एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बी नहीं, क्लोरोफिल सी, बी नहीं होगा इसमें, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, उसके बाद कैरोटीन और जैंथोफिल। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एल्गी का नाम ब्राउन एल्गी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें फ्यूकोजैंथीन जो एक जैंथोफिल है, जैंथोफिल के एक वैरायटी का नाम है फ्यूकोजैंथीन, तो फ्यूकोजैंथीन आर अबंडेंट इन दिस एल्गी विच इज ब्राउन इन कलर, सो दिस इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी। तो इस एल्गी में फ्यूकोजैंथीन यानी जो एक जैंथोफिल होता है वो अबंडेंट अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, इसी की वजह से यह कैसा ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ओके, तो it is brown in color, it is brown in color due to abundant of
xanthophyll, due to abundance of xanthophyll, that is fucoxanthin, which is ब्राउन इन कलर। तो इसमें फ्यूकोजैंथिन ज्यादा अबंडेंट मात्रा में, ज्यादा मोर क्वांटिटी में सिंथेसाइज होता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। जिस पिगमेंट की एबंडेंसी ज्यादा होगी उसके वजह से उसके बॉडी का कलर वैसा दिखाई देगा। आप लीफ को देखो, प्लांट का लीफ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। दिस इज ड्यू टू द मोर अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, एंड द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए इज, दैट मीन्स क्लोरोफिल, द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज ग्रीन, जिसके वजह से लीफ का कलर हमेशा ग्रीन दिखाई देता है। ओके, और अगर किसी लीफ का कलर, जैसे आप जस्ट लाइक कोई सोवर प्लांट हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं और उसके लीफ का कलर अगर रेड है, तो उसमें कौन सा कलर, रेड कलर अगर एबंडेंस है, इसका मतलब है कि उसमें रेड कलर वाले पिगमेंट की एबंडेंसी ज्यादा है। अब आपको जो भी पिगमेंट है वो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, जैसे ल्यूकोसाइड, क्रोमोसाइड, ये सारा 3 तरह के आपको आए होंगे, ठीक है। तो वो सब आपको क्लोरोप्लास्ट के यानी सेल के चैप्टर में कंप्लीट करा दिया गया होगा। तो उसकी एविडेंसी की वजह से ही उनके कलर जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है, यानी जिसकी एक लार्ज अमाउंट में सिंथेसिस होगी वो वही रहेगा। अब अगर हम लोग इसमें रिजर्व फूड मटेरियल, इसको ऊपर लिखता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से यह दिखाई दे। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम लोग बात करें तो लैमिनेरिन इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लैमिनेरिन एंड लिपिड। लैमिनेरिन क्या है? लैमिनेरिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो ग्लाइकोजिन से सिमिलर होता है, ग्लाइकोजिन के जैसा या अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है लैमिनेरिन। तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल, हम लोग बार बार बात कर, रिजर्व फूड मटेरियल एक्चुअल में होता क्या है? जैसे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड मटेरियल है, यानी रिजर्व है, जब जरूरत होगी हमारा बॉडी उसका यूज करेगा। उसी तरह एल्गी में, यानी इस ब्राउन एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वह है लैमिनेरिन। ओके, तो यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल इज लैमिनेरिन। लैमिनेरिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरिन यानी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड होता है। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल मतलब वही जब उसके अंदर, जब उसको जरूरत होगी, इसी रिजर्व फूड मटेरियल से अपना काम वो कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके बॉडी में एक ट्रम्पेट हाइफी होती है या कंडक्टिंग ट्यूब उसको कहते हैं हम लोग। इट हैज कंडक्टिंग ट्यूब और ट्रम्पेट हाइफी ट्रम्पेट। तो आप ऐसा कंफ्यूज ना करना बेटा कि ट्रम्पेट हाइफी क्या है। ट्रम्पेट हाइफी एक कंडक्टिंग ट्यूब है। कंडक्टिंग ट्यूब कहने का मतलब फूड को या वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी अपने बॉडी के एक प्लेस से दूसरे पार्ट तक किसी भी चीज को कंडक्ट कराने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए जो सिस्टम है वही है कंडक्टिंग ट्यूब, यानी ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रम्पेट हाइफी। तो इसके बॉडी में, यानी वही जो इसके बॉडी में किसी चीज का कंडक्शन कराना है तो उसके लिए इसके पास एक कंडक्टिंग ट्यूब होता है, या उसी को हम लोग ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं। और ये मेनली किस में होता है? तो लार्ज एल्गी में। हाइफी आर प्रेजेंट इन लार्ज एल्गी। और लार्ज एल्गी कौन है सबसे बड़ा? तो केल्प्स, जो अभी बताया था मैंने आपको। तो मेन रूप से ये जो कंडक्टिंग ट्यूब या हाइफी जो है वो केल्प्स में हम लोग को देखने को
मिलता है। अब देखिए इसमें यानी क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, H देख लिया, B देख लिया और N देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे R यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब अगर इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसकी मदद से, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर की मदद से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन with the help of both motile and non-motile स्पोर, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर की मदद से। जो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर यानी जो खास करके जैसे आप जानते हो जू स्पोर है हेट्रोप्लैंक्टन, ये कहने का मतलब क्या हुआ, जो जू स्पोर है तो उसमें कहते हैं हम लोग हेट्रोकॉन्ट जो फ्लैजिलेटेड होता है, तो खास करके जू स्पोर आर बाइफ्लैजिलेटेड Zoospore are bifacellated and heteropont। हेट्रोपॉन्ट आपको बताया था मैंने कि जब इस तरह से, यह मान लो कि एक एल्गी है और इस एल्गी का बाइफ्लैजिला, दो फ्लैजिला, तो एक फ्लैजिला लार्ज होगा, दूसरा फ्लैजिला स्मॉल होगा। वैसे फ्लैजिला के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं हेट्रोपॉन्ट। क्या कहेंगे? हेट्रोपॉन्ट। यानी one large flagella and one small flagella। ओके, अब अगर इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी होता है। ओके, तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होंगे, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी दोनों में फ्लैजिलेटेड होंगे। बोथ आर फ्लैजिलेटेड, यानी दोनों गैमेट मेल आइसो एनाइसोगैमी का दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड। बोथ आर नहीं, बोथ गैमेट्स आर, अच्छा, बोथ गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड। ओके, किसमें? आइसो एंड एनाइसोगैमी दोनों में। आइसो बोथ गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन आइसो एंड आइसोगैमी। ब्रैकेट में कर दिया ये बात मैंने। और दूसरी बात हो गया ऊगैमी। ऊगैमी का जो मेल गैमेट होगा, आपको दो बताया हुआ है, ऊगैमी आप होता किस तरह का है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ऊगैमी में एक जो मेल गैमेट होता है वह मोटाइल, और एक मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है। तो यहां पर ऊगैमी में ओनली मेल गैमेट इज मोटाइल, सिर्फ मेल गैमेट जो होगी वह मोटाइल होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा होता है।
देखिए, तो अब अगर हम लोग देखें इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जैसे सबसे पहले देखो कि इसको एज ए फूड के रूप में यूज किया जाता है। ओके, तो फूड के रूप में जैसे मैक्रो लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया हो गया, मैक्रोसिस्टिस हो गया, फिर सरगासम हो गया, ये सब मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस एंड सरगासम, SARGASSUM है सरगासम, ये सब जो है वो एज ए फूड के रूप में यूज होते हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखिए बेटा, ये कुछ जो होते हैं, ये जो जैसे जो सीप होता है, तो सीप में इस तरह से नुकीला पार्ट आगे की ओर होता है। जो बड़े बड़े पोत होते हैं समुद्र में चलने वाले, जिसे सीप कहते हैं, उसका आगे का पार्ट इस तरह से नुकीला होगा, इस तरह से नुकीला। तो उसके उस नुकीले आगे वाले पार्ट में बहुत सारे जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो जाके चिपकते रहते हैं, और उसी को कहते हैं हल्स ऑफ सीप। वो जो उस तरह का नुकीला पार्ट होता है, उस हल्स ऑफ सीप यानी वैसे HULLS हल्स ऑफ सीप वाले स्ट्रक्चर पे जा करके ये ब्राउन एल्गी चिपकते रहता है वो, और उसमें चिपक करके उसके साथ एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, तो उसी को कहते हैं फॉलिंग ऑफ सीप। में देखिए सेकेंड में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट और सेकेंड में फॉलिंग ऑफ सीप। फॉलिंग ऑफ सीप, थोड़ा सा मैं इंक डाल लूं, इंक नहीं है अब मेरे मार्कर में, तो यू कैन जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। इसमें सारे जो पॉइंट है आसानी से याद रखने के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं बेटा कि कौन सा पॉइंट है, तो वो है आपका HBNREC, यानी किसी का भी, जैसे कोई भी एल्गी का याद रखना है तो पहले हैबिटेट देखो। हैबिटेट बहुत आसान है इसमें याद रखना, क्यों? क्योंकि ग्रीन एल्गी जो है वो मेन रूप से फ्रेश वाटर है, बाकी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी भी देखेंगे वो भी मैरीन वाटर होता है। ठीक है, तो ज्यादातर तो मैरीन वाटर हो गया। उसके बाद प्लांट बॉडी देख लो कि यानी बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहे हैं, और उसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में पहले पिगमेंट देख लो, पिगमेंट के साथ साथ सेल वॉल वगैरह जितने भी वो सारे चीज स्ट्रक्चर को देख लेंगे हम लोग बॉडी में ही। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग फॉलिंग ऑफ सीप। फॉलिंग ऑफ सीप में यानी कुछ जो होते हैं वह फॉलिंग ऑफ सीप में यानी एक्टोकार्पस वगैरह, द गेट अटैच विथ get attached with hulls of sheaves। इस नुकीले पार्ट को कहते हैं हल्स ऑफ शीप्स। एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस। ठीक है, तो एक्टोकार्पस जो है वो जाकर के इस तरह से करता है। फिर उसके बाद आयोडीन का सोर्स। आयोडीन के सोर्स में ये जो लैमिनेरिया होता है, फ्यूकस होता है, ये सब गुड सोर्स ऑफ आयोडीन है। लैमिनेरिया, फ्यूकस आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। ये सभी आयोडीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। साथ ही साथ जो पोटास होता है वो मैक्रोसिस्टिस, नेक्रोसिस्टिस, पोटास इज obtained from macrocystis, and nereocystis,
मैक्रोसिस्टिस एंड नेरियोसिस्टिस। अब एक मेडिसिन में देखो, मेडिसिन पॉइंट पे, ठीक है। तो मेडिसिन में हम लोग जो सोडियम लैमिनारिन इज ए एंटी कोएगुलेंट, जैसे जो हमारे ब्लड को थक्का जमने से रोकने वाला एक कंपोनेंट, उसको कहते हैं एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। तो जैसे हिपैरिन हमारे बॉडी के अंदर होता है, यह केमिकल है यानी कंपोनेंट है हमारे बॉडी के ब्लड में। हिपैरिन वो एंटी कोएगुलेंट, इसी वजह से उस हिपैरिन की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड कोएगुलेंट नहीं करता, लेकिन जब ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आता है तो कोएगुलेंट कर जाता है। तो उसी तरह का एंटी कोएगुलेंट एजेंट जो इस से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, किससे? इस ब्राउन एल्गी से। ओके, तो ब्राउन एल्गी से हम लोग इसको ऑब्टेन करके और एंटी कोएगुलेंट एजेंट जो है वह लिया जाता है, ठीक है। तो सोडियम लैमिनारिन सल्फेट, सोडियम लैमिनारिन सल्फेट is anticoagulant component, सब्सटेंस नहीं कंपोनेंट कर लो, component obtained from ब्राउन एल्गी। तो इसको हम लोग ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद एल्जीनिक एसिड जो फाइकोक्लोराइड के रूप में आपको वहां पढ़ाया था मैंने, ओके। तो फाइकोक्लोराइड में आया था आपको एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड ऑब्टेन करते हैं हम लोग किससे? तो लैमिनारिया से, फ्यूकस से, सरगासम से। इसका बहुत इमल्सन के रूप में बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनारिया, फ्यूकस, सरगासम। ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनारिया, फ्यूकस, सरगासम, मैक्रोसिस्टिस, नेरियोसिस्टिस, ठीक है। पहले तो एल्जीनिक एसिड हम लोग ऑब्टेन कहां से करते हैं, तो ये सारे स्पीसीज का नाम है जहां से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। और अभी मैंने बोला था कि इसको एज ए इमल्सन के रूप में, यानी आइसक्रीम में, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक, ये सारी चीजों में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन एमल्सन कहने का मतलब किसमें? तो आइसक्रीम जो जमता है उसमें, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, फिर उसके बाद पेपर की इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो एल्जीनिक एसिड है, इस एल्जीनिक एसिड का एज ए इंसुलेटर के रूप में भी यूज करते हैं। प्रूफ, किसी चीज को प्रूफ बनाने के लिए, साउंड प्रूफ या सिक्योरिटी ग्लास जो होता है या सर्जिकल थ्रेड होते हैं, उसमें हम लोग फ्लेम प्रूफ या सिक्योरिटी ग्लास इसमें यूज करते हैं। तो सिक्योरिटी ग्लास, में फ्लेम प्रूफ और सर्जिकल थ्रेड में, सर्जिकल थ्रेड वगैरह जो हम लोग बनाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ओके। अब आइए इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद में लास्ट क्या था? तो सम कॉमन एग्जाम्पल। इसके कौन कौन से कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं वो देखेंगे।
वो सब कॉमन एग्जांपल तो आसानी से याद रखने का है। कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद रखने के लिए इसमें बेटा याद रखो DELF और S। D फॉर डिक्टियोटा, डेक्टियोटा, ठीक है। E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनारिया, लैमिनरिन या लैमिनारिया बोलते हैं, ठीक है। और A फॉर फ्यूकस और S फॉर सरगासम। डेल्स, DELF, इससे याद रखते हैं। अब देखो जो लैमिनारिया है इसको हम लोग डेविल एप्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविल एप्रॉन। और सरगासम को हम लोग गल्फ वीड बोलते हैं। ओके, ये इसका दूसरा नाम है, डेविल एप्रॉन एंड गल्फ वीड। गल्फ वीड का मतलब गल्फ कंट्री के जो सी कोस्टल एरिया है वहां पे एज ए वीड के फॉर्म में ज्यादा होता है। और डेविल एप्रॉन क्योंकि यह बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, यानी उस तरह के छोटे ऑर्गेनिज्म को यह दुश्मन के जैसा काम करता है, उसके ऊपर छा जाता है, अपना ग्रोथ कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेविल एप्रॉन। तो ये इसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हुए। तो ये हमारा जो है एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया। कौन है? ब्राउन एल्गी। ओके, ब्राउन एल्गी के बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है वह है रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी के बाद में कौन सा है? रेड एल्गी है। रेड एल्गी हम लोगों को इसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग रेड एल्गी अब देखेंगे। ओके, तो रेड एल्गी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके पहले इसके जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसको आपको बार बार फोकस करके याद रखना है। वो आपको हम जो बार बार बता रहे हैं, यानी डेल्स से पहले तो पूरा याद रखो कि क्या होता है बेटा डेल्स, ठीक है। डेल्स का मतलब ये डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनारिया, फ्यूकस एंड सरगासम, ये कॉमन चीज है, आपको याद रखना है। किसी भी एल्गी में जो 3 ग्रुप ऑफ एल्गी हैं, कौन कौन सा? ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी हम लोगों ने देख लिया, ब्राउन एल्गी देख लिया, अब रेड एल्गी हम लोगों को देखना है। मैं सोचा था कि आज आपको कंप्लीट करूंगा, बट टाइम इज नॉट सफिशिएंट, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ओके, बट अभी यहाँ पर जो बातें हैं हमारे पास ब्राउन एल्गी की, तो वो आपको इसमें बार बार याद रखना है कि यह मोस्टली मेजोरिटी में क्या है? मेजोरिटी में यह मैरीन वाटर में होता है। इस तरह का एल्गी यूनिसेलुलर फॉर्म एब्सेंट होता है, जो आपको मैंने बताया यूनिसेलुलर फॉर्म इज एब्सेंट। इसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म जो है वो लोअर फॉर्म है, और पैरेन्काइमटस जो है वो हायर फॉर्म में होता है। प्लांट बॉडी जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और लैमिना, इससे क्वेश्चन रखने हैं। किससे? होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड लैमिना। और आपसे पूछेगा कि ब्राउन एल्गी का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेटिक होता है, और ऑप्शन दे देगा होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और लैमिना या फ्रॉन। लैमिना को ही फ्रॉन्ट कहते हैं। तो आपको ये अगर पता होगा कि लैमिना या फ्रॉन्ट में ही फोटोसिंथेसिस, तभी आप राइट क्लिक कर पाएंगे उसको, यानी सही से लगा पाएंगे। ओके, फिर इसमें देखो कि इसका जो फाइकोक्लोराइड है, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल में सेलुलोज एंड फाइकोक्लोराइड होते हैं। इसका जो फाइकोक्लोराइड है, इसके फाइकोक्लोराइड में एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोडीन एंड फ्यूसिन, ये 3 कंपाउंड मिलते हैं। कौन कौन? एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोडीन एंड फ्यूसिन। जबकि रेड एल्गी में अलग मिलेगा। रेड एल्गी में हम लोग को अगार, कैराजीन एंड फ्यूनोरिक मिलेगा, ठीक है, फ्यूनोरिन। यहां पर क्या मिल रहा है हम लोगों को? ये डिफरेंस याद रखना होगा। यहां पर हम लोगों को मिल रहा है फाइकोक्लोराइड के रूप में, तो वह मिल रहा है हम लोगों को एल्जीनिक एसिड, दूसरा मिल रहा है फ्यूकोडीन एंड फ्यूसिन, ठीक है। एल्जीनिक एसिड का हम लोग एज एमल्सन के रूप में यूज करते हैं। एमल्सन क्या है? किसी चीज को जमाने के लिए, जैसे टूथपेस्ट में आइसक्रीम को जमाने के लिए, ये सब जगह पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। वो तो यूजेज आप देख लीजिए, आपको मैंने बता दिया है कि हाँ क्या क्या इसका यूजेज होता है। फिर उसके बाद ब्राउन एल्गी से हम लोग, ब्राउन एल्गी जो है वो एक आयोडीन का गुड सोर्स होता है। क्वेश्चन फिर आपसे पूछ सकता है कि ब्राउन एल्गी जो है वो क्यों ब्राउन कलर का होता है? तो ब्राउन एल्गी में
फ्यूकोजैंथीन जो कि एक जैंथोफिल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब चैप्टर आएंगे आपको हम, तो वहां पे आपको बताएंगे कि पिगमेंट क्या चीज होते हैं, ठीक है। वो सारा पार्ट फोटोसिंथेसिस का है, बट डोंट बी कंफ्यूज हियर। आपको बस अभी इतना फिलहाल देखना है कि फ्यूकोजैंथीन जैंथोफिल, बस इतना पहले एक चीज याद रख लो। आपको मैं आज बता देता हूं थोड़ा सा कि एक टर्म होता है कैरोटेनॉइड। क्या होता है? कैरोटेनॉइड। और इसी कैरोटेनॉइड के दो टर्म होते हैं, दो तरह के होते हैं कैरोटेनॉइड। एक होता है बेटा कैरोटीन, जो कि गाजर वगैरह का कलर इतना रेड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन ज्यादा है, ओके। और दूसरा पार्ट होता है जैंथोफिल, और इसी जैंथोफिल के एक टाइप है जिसका नाम है फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन जो कैसा है? जो ब्राउन कलर का है। और यही ब्राउन कलर का फ्यूकोजैंथीन किसमें? ब्राउन एल्गी में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन कलर का है, ओके। तो ये भी एक बात आप समझ गए, आपको रिपीट करा दिया मैंने यहाँ पे क्यों। पिगमेंट की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन सा पिगमेंट है, फटाफट। कभी कभी पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं है कि हर वक्त एकदम जूझ के पढ़े, आराम से बैठे हुए हैं, बैठे बैठे रिकॉल कर रहे हैं कि ब्राउन एल्गी में मेन बातें क्या थी, सिर्फ मेन बातें ही। इस तरह का पूरा थ्योरिटिकल बेस्ड आपको जो लिखाते हैं वो आपको दोनों चीज है, वो आपको बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएगा, एक नोट्स प्रिपेरेशन भी आपका अच्छे से हो जाएगा, साथ ही साथ आपको ये सारा चीज एमसीक्यू के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब कभी ऐसे खाली बैठे हैं तो आराम से रिकॉल करो कि ब्राउन एल्गी में क्या क्या, हैबिटेट ध्यान में आ गया, चलो हैबिटेट है। पिगमेंट उसमें क्या क्या था? तो क्लोरोफिल में ग्रीन एल्गी में ए एंड बी था, तो इसमें ए एंड सी। और रेड एल्गी में क्या बताएंगे? ए एंड डी, यानी ए कॉमन है, सभी में होगा, सभी एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है। सिर्फ एल्गी में ही नहीं, जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ बैक्टीरियल को छोड़ के जितने भी हैं उन सभी में क्लोरोफिल ए होता है, चाहे वो इतना छोटा सा प्लांट हो या इतना बड़ा सा प्लांट हो, सभी में क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है। तो इसमें पिगमेंट में क्या क्या था? तो पिगमेंट में इसमें क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, और बाकी जो कैरोटीन एंड जैंथोफिल, ठीक है, फाइटोबिलियंस भी होते हैं, वो आपको बता दिया मैंने। तो इतनी सारी बातें जो है इसमें आपको रिकॉल करके ये पूरा का पूरा आपको एक जगह करना है और बार बार रिकॉल करते रहना है, तब जाकर के आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये चैप्टर कंप्लीट थोड़ा मेमोरी बेस्ड का है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली चीज नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। जैसे कंसेप्ट वाली चीज थी कि वो बायोमोलिक्यूल में थी, कैसे बॉन्ड हो रहा है वो सब मैंने बताया आपको, लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह करके कलेक्ट करके बार बार रिविजन करना है, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रेड एल्गी, ओके। थैंक यू।